हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है सामान्य विज्ञान से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 310 केल्विन, ऑप्शन बी दिया है 210 केल्विन, ऑप्शन सी दिया है 410 केल्विन, ऑप्शन डी दिया है 340 केल्विन। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन ए सही होगा, यानी हमारे शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये तो रही बात केल्विन की। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, या फ़ारेनहाइट में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, तो सेल्सियस की यदि हम बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब तीनों में कॉम्बिनेशन क्या है? तीनों में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तीनों में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में। केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक है, इसे याद रखनी है। सेल्सियस और केल्विन में 273 का फासला होता है। देखिए एब्सोल्यूट जीरो इस तापमान में जो सेल्सियस है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, यानी वह तापमान जिस पर जल जो है वो फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम बात करें रूम टेम्परेचर की, यानी कमरे के तापमान की, सामान्य तापमान की, तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 में 25 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 298 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, यानी जिस तापमान पे जल जो है वो उबलने लगता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये रही बात दोस्तों फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, यानी हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 329 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 331 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 231 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है 300 मीटर प्रति सेकेंड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे तापमान नहीं दिया है, लेकिन ये जो बात है 331 मीटर प्रति सेकेंड ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। यदि बात हो टेम्परेचर दिया हुआ हो, यानी क्वेश्चन में यदि टेम्परेचर दिया हो 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये दिया हो कि सामान्य तापमान में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तब सामान्य तापमान में हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर प्रति सेकेंड और 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि की गति। दोस्तों ध्वनि जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि की गति के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और अलग अलग माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला है दोस्तों, v = 331 + 0.6 t। ठीक है, अब बात आती है कि हवा में ध्वनि की गति हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है। पानी जो है एक सघन माध्यम है, तो पानी में ध्वनि की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है, तिगुना से भी ज़्यादा, और वो है 1480 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है कि अब हवा के बाद पानी में आ गए। पानी के बाद यदि हम बात करें लोहे की, तो लोहे में ध्वनि की गति कितनी होती है? लोहे में ध्वनि की गति उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोहा उससे ज़्यादा सघन है, और इसलिए लोहे में ध्वनि की जो गति होती है 5120 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। दूर कोई अगर जैसे जो पटरी है, पटरी को यदि हथौड़े से हिट करेगा, मारेगा, तो क्या होगा? जैसे ही वो मारेगा ना, तो उससे जो है दो आवाज़ें सुनाई देगी,
एक आवाज़ जो है लोहे से होकर के आएगी जो 5120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आएगी, और दूसरी आवाज़ हवा से होकर के आएगी जो कि 343 मीटर प्रति सेकंड की आवाज़ जो रफ्तार है उससे आएगी। सो इस तरह से दो आवाज़ें सुनाई देगी। अब हम देखते हैं दोस्तों जो ध्वनि तरंग है और प्रकाश तरंग में क्या अंतर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अक्सर जो है पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग में क्या अंतर है, ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने देखा कि हवा, पानी हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, प्रकाश तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, इसलिए हम लिख लेते हैं नो माध्यम। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग कौन कौन सी तरंग है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि जो तरंग है वो है एक अनुदैर्ध्य तरंग। किस तरह की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। और प्रकाश तरंग क्या तरंग है, किस तरह का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाता है। और ध्वनि के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि की जो गति होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसा कि हमने देखा सामान्य तापमान में हवा में ध्वनि की गति होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, पानी में 1480 मीटर प्रति सेकंड, और लोहा में 5120 मीटर प्रति सेकंड। जबकि प्रकाश की गति की यदि हम बात करें तो प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश तरंग की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी निर्वात में यदि हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये लाख है यहाँ पे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो है ये गति करती है प्रकाश तरंग। सो ये तो रही बात दोस्तों ध्वनि और प्रकाश के विषय में। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए दिया है पानी, ऑप्शन बी दिया है पारा, ऑप्शन सी दिया है चमड़ा, ऑप्शन डी दिया है प्लास्टिक। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इनमें से जो है ऑप्शन बी सही होगा, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। यदि हम बात करें चमड़े की या प्लास्टिक की, ये जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करते हैं, जबकि जो सुचालक होते हैं या ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं वो ऊष्मा तथा ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। पानी जो है ये ऊष्मा का चालक है, लेकिन पारा जो है ऊष्मा का उससे भी अच्छा चालक है। पारा एक धातु भी है, और जिसकी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है, न कि पानी का। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो पारा होता है, पारा जो है हमें क्या देते हैं? एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं। देखिए एग्जैक्ट रीडिंग देते हैं, जबकि यदि हम जल का इस्तेमाल करते हैं तो जल जो है एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से हम जो है थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल करते हैं, न कि जल का। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।